हेलो स्टूडेंट। नाम डिगेश्वरी देवांगन। पद अतिथि व्याख्याता। विभाग वाणिज्य, महाविद्यालय शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद क्षेत्र। विषय विशिष्टीकृत लेखांकन। अध्याय सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्रम में दोहरा लेखा प्रणाली। इकाई 3, पेपर 2, व्याख्यान 6वां। चलिए हम एक एग्जाम्पल से दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम खाता तैयार करते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सारा चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस आपको ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है रेलवे का है। 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको पूंजी खाता, आगम खाता, शुद्ध आगम खाता तथा चिट्ठा बनाना है। तो देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है और ऐसा सेलेक्ट किया है, ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है कि आपको फिर बनाने में आसानी हो। सबसे पहले इसमें है पथ की देखभाल। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन पर ही आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। इससे बहुत आसानी होगी, बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए, पथ की देखभाल, लोकोमोटिव पावर, यात्रा से प्राप्त, पार्सल से आय, दर एवं कर, किराया व्यय, डाक से आय, माल ले जाने से आय, खनिज पदार्थों से आय, यातायात व्यय, मरम्मत, पट्टे का किराया, ऋण पत्र पर ब्याज, शुद्ध आगम शेष और हस्तांतरण कोष, क्षतिपूर्ति, ऋण, स्टॉक, लेनदार, विनियोग, रोकड़, बैंक में रोकड़, बैंक में ब्याज, क्रेडिट, अग्नि बीमा कोष, कंपनी को लेखे से प्राप्ति। मतलब ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आपको सारा इसमें चीज़ दिया हुआ है। आपको इसमें पहचानना है आगम खाता में आगम खाता में क्या जाएगा और शुद्ध खाता में क्या जाएगा और आपके चिट्ठा में क्या जाएगा और पूंजी खाता में क्या जाएगा। चलिए, इसमें कुछ समायोजन दिया हुआ है। 31 मार्च 2004 समाप्त होने वर्ष की प्राप्तियां एवं व्यय, यानी ये हमारा चालू वर्ष का है। जो प्राप्तियां और जो व्यय है वो हमारा क्या है, चालू वर्ष का है। मशीन है, आपको दिया हुआ है 3 करोड़ रुपए का। भवन है 60 लाख रुपए का। ये 36 लाख रुपए का उपकरण है और समतंश 1 करोड़ और पूर्वाधिकार अंश है आपका 3 करोड़। तो ये सारे आपको आइटम दिए हुए हैं। अब इससे आपको तैयार करना है पूंजी खाता, रेवेन्यू खाता, नेट रेवेन्यू खाता और चिट्ठा। तो आपको सबसे पहले देख लेना है, सबसे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि कौन सा मदे कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि पद का लेखभाल जाएगा क्या नहीं। सबसे पहले एक एक करके करते हैं। पूंजी खाता का पहले सेलेक्ट करते हैं कि पूंजी खाता में कौन कौन सी मदें जाएगी। तो पद की देखभाल नहीं जाएगा, लोकोमोटिव पावर वो भी नहीं जाएगा, यात्रा से प्राप्त, पार्सल से आय, दर एवं कर, किराया व्यय, डाक से आय, माल ले जाने से आय, खनिज पदार्थों से आय, यातायात व्यय, मरम्मत, पट्टे का किराया भी नहीं जाएगा, ऋण पत्र पर ब्याज नहीं जाता, शुद्ध आगम शेष, हस्तांतरण कोष, क्षतिपूर्ति, ऋण, स्टॉक, लेनदार, विनियोग, रोकड़, बैंक में ब्याज, अग्नि बीमा कोष, कंपनी को लेखे से प्राप्ति। तो इसमें पूंजी खाता का कुछ भी नहीं है। पूंजी खाता में क्या जाता है आपको पता है कि स्थायी प्राप्तियां और स्थायी व्यय, यानी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, और दायित्व को पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये दिया हुआ है हमें 5 चीज़। इससे अलावा और पूंजी खाता में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इंडिकेट कर सकते हो, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में और ये कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जाएगा आपके व्यय है और पूंजीगत व्यय है और ये पूंजीगत आय। चलिए, तो आइए हम
तैयार करते हैं पूंजी खाता। कौन सी कंपनी का? रेलवे कंपनी का। कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए। जैसा कि इसमें दो पक्ष होता है, एक विकलन होता है और दूसरा होता है समाकलन। समाकलन फट रहा है। अब इसमें क्या होता है? पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें क्या होता है? गत वर्ष का व्यय। इसमें चालू वर्ष का व्यय। इसमें योग। फिर इसमें क्या होता है? ये पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय। ये पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें गत वर्ष की प्राप्तियां और ये चालू वर्ष की प्राप्तियां और इसमें योग। ये हमारा पूंजी खाता बनाने का फॉर्मूला है। चूँकि हमने देख लिया है कि कौन कौन सी मदें आएंगी। मशीन क्या है? ये पूंजीगत व्यय। तो मशीन चूँकि 31 मार्च 2004 को ये प्राप्तियां में व्यय है, मतलब हमारे चालू वर्ष के। तो गत वर्ष में कुछ नहीं आएगा। चालू वर्ष में आएगा 3 करोड़ 3 करोड़। योग भी कितना होगा? 3 करोड़। फिर क्या आएगी? भवन। ये भी हमारा चालू वर्ष में है। ये है 60 लाख। हमारे योग में चला जाएगा 60 लाख। अब क्या आएगा? उपकरण। कितने का है? 36,56,800। 36,56,800। ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी साइड की? पूंजीगत व्यय तरफ की मदें। अब पूंजीगत प्राप्तियों में क्या लिखते हैं? समतांश। समता अंश। ये भी चालू वर्ष में है, गत वर्ष में नहीं है। 1 करोड़। तो योग होगा 1 करोड़। ये 3 जीरो है। 1 करोड़। फिर उसके बाद पूर्वाधिकार अंश। ये कितना है? 3 करोड़। 3 करोड़। 3 करोड़। ठीक है। और कोई आइटम है क्या? नहीं है। तो हम जो है इसका टोटल लगा लेते हैं। तो आपके जो है इसका टोटल है। आप एक बार कैलकुलेट से बिल्कुल जो है चेक कर लीजिएगा कितना क्या है। तो इसका जो है टोटल आ जाएगा 39 लाख। थोड़ा उसमें बोलने में मिस्टेक होगी तो ध्यान में रखना। 3 करोड़ हो। 3 करोड़ 95,56,800। ये इसका टोटल होगा 3 करोड़ 95,56,800। 3 करोड़ 95,56,800। 3 करोड़ 95,56,800। और इसका टोटल कितना होगा? 4 करोड़। इसका है 4 करोड़।
ठीक है। तो ये हमारा जो है अब देखते हैं, ये ज़्यादा है आपका, है ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो ये जो है शेष, कौन सा शेष है, समाकलन, ठीक है। तो कितना है समाकलन शेष, 3,43,200, 3,43,200, ये आपका आ गया समाकलन शेष। तो ये आपका बन के तैयार हो गया पूंजी खाता। चलिए आइए हम तैयार करते हैं आगम खाता। और ये रेलवे कंपनी का आगम खाता 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए विकलन और ये समाकलन, और इधर क्या रहता है, विवरण राशि, विवरण, और ये इधर विवरण और ये राशि, विवरण राशि। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन सी मदें जो है हमारे आगम में आएगा। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं हो। तो पथ की देखभाल, तो पथ की देखभाल जो है, पथ ये क्या कर रहा है, पथ की देखभाल कर रहा है, मतलब व्यय है। तो ये किस में जाएगा, रेवेन्यू खाता में, 8 से इंडिकेट कर देते हैं। फिर लोकोमेटिव पावर, ये भी क्या है आपका व्यय है, इसको भी मैं 8 से, चूँकि ये अब इसको भी इंडिकेट कर देती हूँ। ये रेवेन्यू खाता के कौन से तरफ जाएगा, चूँकि व्यय है तो कौन से तरफ, डेबिट तरफ, ये भी डेबिट तरफ। ओके, यात्रा से प्राप्त, ये कहाँ जाएगा, रेवेन्यू खाता के क्रेडिट तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्राप्तियां हैं। पार्सल से आए, रेवेन्यू खाता के क्रेडिट तरफ। फिर दर एवं कर, रेवेन्यू खाता के डेबिट तरफ। जितने भी व्यय और प्राप्तियां हैं वो कहाँ जाएगा, आगम खाता। फिर किराया व्यय, ये कहाँ जाएगा, शुद्धागम खाते में, क्योंकि ये रेलवे का किराया, सामान्य किराया नहीं। डाक से आए, सबसे पहले हम रेवेन्यू का अलग कर लेते हैं, फिर सबका एक एक करके करेंगे। तो ये जाएगा रेवेन्यू खाता के क्रेडिट तरफ। माल से ले जाने से आय हुआ है, रेवेन्यू खाता के क्रेडिट तरफ। खनिज पदार्थों से आय हुआ है, रेवेन्यू खाता के क्रेडिट तरफ। यातायात से व्यय हुआ है कितना, 9 लाख, ये है 9,23,500, कितना, 9,23,500। तो ये रेवेन्यू खाता के डेबिट हो जाएगा, ये व्यय है। मरम्मत, ये रेवेन्यू खाता के डेबिट। पूरे को एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा आगम खाता में जाएगा, फिर बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। पट्टे का किराया नहीं आएगा, ये शुद्ध रेवेन्यू खाता में जाएगा। फिर ऋण पत्र पर ब्याज भी जाता है, ये शुद्ध आगम का आधिक्य है। गत वर्ष का हस्तांतरण कोष भी नहीं जाएगा। क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति कितने का है आपका, 43,900, ये रेवेन्यू खाता के डेबिट तरफ जाएगा। फिर देख लेते हैं ऋण, यहाँ नहीं आता है। स्टॉक भी नहीं आएगा आगम में, लेनदार भी नहीं आएगा। विनियोग रोकड़, बैंक में रोकड़, बैंक में ब्याज क्रेडिट, ये भी नहीं आएगा। अग्नि बीमा कोष, ये भी नहीं आएगी। कंपनी को लेखे से प्राप्त राशि, ये भी आपके आगम खाते में नहीं आए। तो देखो कितना आइटम आया, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और ये 11। टोटल डेबिट क्रेडिट मिला के हमारे पास कितना आइटम है, 11। देखिए इससे साफ हो गया है ना कि आगम खाते में कौन कौन सा आता है, तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए हम बनाते हैं अब आगम खाता। जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मेट तैयार किया है, आगम खाता 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले है टू पथ की देखभाल।
तो कितना है टू पद की देखभाल? 7,33,000, 7,33,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है उसमें? लोकोमेटिव पावर। लोकोमेटिव पावर कितने का है? 9,90,900। चलिए, तो ये मैंने सीधे से आपको लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पद की देखभाल, लोकोमेटिव पावर, जो जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि आगम खाता में कौन कौन सी मदें जाएगी, ये सब मैंने लिख दिया है। दर एवं कर, यातायात व्यय, मरम्मत व्यय, क्षतिपूर्ति, आधिक्य, यात्रा से प्राप्त, चूँकि प्राप्तिया को मैंने प्राप्तिया साइड, पार्सल से आय और डाक से आय, माल ले जाने से आय, खनिज पदार्थ से आय। चूँकि हमारा जो है समाकलन अधिक है और विकलन कम, तो अधिक क्या आया है 19, मतलब ये है 1,99,1200, 19,91,200। तो ये कौन से पक्ष में, ये कौन सा शेष है? समाकलन शेष। और ये शुद्ध आगम खाता में चला जाएगा, कौन से पक्ष में? समाकलन पक्ष में। तो आइए शुद्ध आगम खाता बनाते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि शुद्ध आगम खाता में कौन कौन सी मदें जाएंगी। चलिए, अब क्वेश्चन में ये देख लेते हैं। आगम खाता तो सिलेक्ट हो गया, अब शुद्ध आगम खाता देखते हैं। ये तो पूरा आपके आगम खाता में आ गए। कौन सा बचा है? किराया व्यय, जो कि किसका है? रेलवे का है। तो ये जाएगा एनआर, चूँकि व्यय है इसलिए किधर जाएगा? ये डेबिट तरफ जाएगा, शुद्ध रेवेन्यू में, नेट रेवेन्यू में। फिर आपका पट्टे का किराया, ये भी कहाँ जाएगा? आपका शुद्ध रेवेन्यू में। कौन से तरफ? डेबिट तरफ। फिर ऋण पत्र पर ब्याज, ये भी कहाँ जाता है? शुद्ध आगम नेट रेवेन्यू में। कौन से तरफ? डेबिट तरफ। ये भी क्या है? शुद्ध आगम का शेष है ये गत वर्ष का, ये भी नेट रेवेन्यू में। कौन से तरफ? ये क्रेडिट तरफ जाएगा, क्योंकि ये शेष है। हस्तांतरण कोष मैं यहीं से कर देती हूँ, ये जाएगा अब, सॉरी, चलिए पहले सब कुछ कर अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये शुद्ध आगम में जाएगा क्रेडिट तरफ। क्षतिपूर्ति हो गया, ऋण भी नहीं आएगा, स्टॉक, लेनदार, विनियोग, रोकड़, बैंक में अब ये है बैंक में ब्याज, चूँकि ये क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट तरफ जाएगा। किसके? शुद्ध आगम खाता के। अग्निपीड़क कोष और कंपनी को लेखे से प्राप्त। तो कितने आइटम जाएगी? एक तो सबसे पहला है किराया पर व्यय, फिर दूसरा है पट्टे का किराया, फिर ऋण पत्र पर ब्याज, फिर गत वर्ष का शुद्ध आगम कोष और फिर बैंक में ब्याज। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में ही सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, पेंसिल पकड़ के अगर आप रिमार्क कर देते हैं कि कौन से मदें कहाँ पे जाएगी, तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और कोई भी मदें छूटेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा शुद्ध। तो आइए बनाते हैं शुद्ध आगम खाता। चलिए अब बनाते हैं शुद्ध आगम खाता। 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का। इस तरफ विकलन होता है, विकलन पक्ष, और ये समाकलन पक्ष होता है। चलिए अब मैं बिना फॉर्मेट खींचे ही बना रही हूँ। तो चलिए हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले क्या देखा था हमने? किराया व्यय। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि व्यय है, टू किराया, किसका? रेलवे का। चलिए यह है शुद्ध आगम खाता। मैंने जो जो हमने सेलेक्ट किया है वो मैं लिख ली हूँ। किराया रेलवे का, पट्टे का किराया, ऋण पर ब्याज, और ये गत वर्ष का शेष, बैंक ब्याज, और ये आगम खाता। फिर ये समाकलन ज़्यादा हुआ और फिर विकलन कम, तो ये शेष है। ये कहाँ चला जाएगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो ये हो गया शुद्ध आगम खाता, हमारा तैयार हो गया। अब हम तैयार करते हैं चिट्ठा। क्या तैयार करते हैं? चिट्ठा। चिट्ठे में एक होता है दायित्व और दूसरा होता है संपत्ति।
ये राशि और ये राशि। चलिए अब इसमें जो आगम खाता में आ गया है, जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आगम खाता में आ गया है वो चिट्ठी में नहीं जाएगा और शुद्ध आगम खाता जो है चिट्ठी में नहीं जाएगा, केवल उसका शेष जो है कहाँ चला जाएगा, चिट्ठी में। तो कौन सा शेष हुआ है हमारे पास शुद्ध आगम का, देख लेते हैं। समाकलन शेष, तो ये जाता है दायित्व पक्ष में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शुद्ध आगम शेष। कितने का? शुद्ध आगम शेष कितने का? 11,15,400। फिर उसके बाद और आता है इसमें पूंजीगत खाते का शेष। तो इसमें पूंजीगत खाते का शेष, वैसे तो पूंजीगत खाते के शेष को पहले लिखना था, तो फिर भी पूंजीगत खाते का शेष कितना आया था? 3,43,200। अब इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा हमारा। देखो बचा है हस्तांतरण कोष, जो कि दायित्व होता है। हस्तांतरण कोष कितने का है? हस्तांतरण कोष 59,700 का। फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ इसको बी, बैलेंस शीट। देखिए कोई भी आइटम छूट रहा है क्या? अगर छूटेगा तो इससे सारा चीज़ पता चल जाएगा। देख चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है, ये हस्तांतरण। फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति। अब ऋण, ठीक है। ऋण हमारा क्या होता है? ऋण होता है हमारा दायित्व। कितने का है? 56,900। तो ये ऋण 56,900। फिर उसके बाद स्टॉक। स्टॉक कहाँ जाता है? संपत्ति तरफ। तो स्टॉक कितने का है? 2,60,200। 2,60,000 ये लिख दिया मैंने, 2,60,200। फिर उसके बाद लेनदार होता है हमारा दायित्व। तो लेनदार हमारा कितना है? 11,99,000। 11,99,400, ठीक है। अब लेनदार के बाद विनियोग कहाँ जाता है? संपत्ति में। और विनियोग है हमारा 50,200। आप चाहो तो इसको इंडिकेट कर सकते हो। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, और ये भी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट में। विनियोग के बाद आया हमारा रोकड़। रोकड़ कितने की है? 10,65,000। 10,65,300। 10,65,300। फिर बैंक में रोकड़ है 11,03,800। 11,03,800। फिर उसके बाद क्या है? कंपनी को प्राप्त हुआ है राशि, संपत्ति कंपनी के लेखे से। तो कंपनी के लेखे से प्राप्त कितना? 7,26,900। 7,26,900। अब हम इसका टोटल कर देते हैं।